वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर की क्लास 5 में, जहां हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनर और उसकी पीवाईक्यू सीरीज़ की। फ्रेंड्स, अब तक हम 2 पीवाईक्यू सीरीज सेशंस हमारे कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने अलग अलग क्वेश्चंस उठाए थे वेरियस अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जैसे कि एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट। और पिछला जो हमारा सेकंड पीवाईक्यू जो सेशन था, वो पूरा हमने आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या एचएम भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को शामिल किया था। इस प्रकार से हमने जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उनको लेकर के हमारे पीवाईक्यू सेशन किए हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल भी है। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम आज एक और पीवाईक्यू सेशन, हमारा तीसरा, लेकर के 30 क्वेश्चन एक बार फिर से लेंगे और उन्हें डिस्कशन करेंगे कि इन परीक्षाओं के अलावा भी डिफ़िकल्टी के अलग अलग लेवल और उनको देखते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। आज के पेपर में हमारे जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल कह सकते हैं, और बीएसटीसी और महिला पर्यवेक्षक, उन एग्जाम्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो एक प्रकार से तीसरा पीवाईक्यू सेशन के बाद हम जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम, सीईटी और बीएसटीसी के एग्जाम को भी कवर कर लेंगे, तो ताकि इससे हमें ओवरऑल सभी प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका हमें आइडिया लग जाएगा। और साथ में हम ये भी देख लेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है और किस लेवल की डिफिकल्टी डिटर्मिनर संबंधी प्रश्नों की है। तो बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे आज के पहले सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल बीएसटीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। शी डज नॉट लाइक मिल्क। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल का प्रयोग पूछा है और साथ में जीरो आर्टिकल की बात भी की गई है। तो हम जानते हैं कि मिल्क जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जानते हैं किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीरो आर्टिकल। तो शी डज नॉट लाइक मिल्क, ये करेक्ट आंसर होगा। तो चौथा, जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। आई बॉट, मैंने खरीदा, हाउस, एन ऑक्स एंड ए बफेलो। तो देखिए, यहाँ पर हाउस के साथ पहली बात है किसी प्रकार का प्लूरल नहीं है, हाउसेज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन तो है नहीं, और किसी विशेष घर की बात भी यहाँ पर नहीं की जा रही है, तो द का प्रयोग तो यहाँ पर होगा नहीं। जीरो आर्टिकल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हाउस एक काउंटेबल नाउन है, हाउस को गिना जा सकता है। तो शेष एक के अर्थ में मैंने एक घर खरीदा, ए और एन का प्रयोग होगा। और हम जानते हैं हाउस जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आई बॉट ए हाउस एंड एन ऑक्स एंड ए बफेलो। तो 3 नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीएसटीसी एग्जाम 2014 से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ए स्कूल। एक स्कूल को चलाना बहुत ही कठिन है। विद स्टूडेंट्स, मतलब बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ एक स्कूल को चलाना कठिन है। देखिए, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैनी की। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो है मच। मच का अर्थ होता है लार्ज क्वांटिटी, अधिक संख्या में, और अधिक संख्या में तब हो जब नाउन अनकाउंटेबल हो। ये हमने जब मच का प्रयोग पढ़ा था तब हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन हो, अधिक मात्रा में हो, तो उनके साथ मच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट तो एक काउंटेबल नाउन है, इसे गिना जा सकता है, और इन तीनों का प्रयोग ही काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, तो यहाँ पर मच का प्रयोग तो होगा नहीं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो फ्यू और द फ्यू। ए फ्यू का अर्थ हम जानते हैं कि काम चल सके इतना, काम चलाऊ अगर संख्या हो कुछ के अर्थ में, तब ए फ्यू का प्रयोग होता है। और द फ्यू का होता है इतना कि हमारा काम चल जाए, कार्य चल जाए, जितना है सभी। तो थोड़े बहुत स्टूडेंट के साथ चलाना कठिन नहीं है। यहाँ पर मैनी की बात हो रही है, क्योंकि ये बहुवचन है, काउंटेबल भी है। मैनी का प्रयोग हम जानते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ विद्यालय को चलाना काफ़ी कठिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैनी। इट इज़ डिफिकल्ट टू रन ए स्कूल विद सो मैनी स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी क्वेश्चन जो कन्फ्यूज होता है वो इन शब्दों के अंदर ही होता है। उन शब्दों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, जैसे मैनी, मच। इसके अलावा दो शब्द और हैं, मोर, मोस्ट। इन शब्दों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो एक बार इनको वापस से समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो देखिए, मैनी का अर्थ होता है बहुत से, बहुत सारे। जब हमने मैनी पढ़ा था तो दो चीज़ें और पढ़ी थी साथ में, एक तो पढ़ा था सेवरल और एक पढ़ा था वेरियस। तो मैनी का अर्थ होता है ऐसे काउंटेबल, ऐसे प्लूरल नाउन, बहुवचन, लेकिन उन्हें गिना जा सके। जैसे स्टूडेंट, इसे गिना जा सकता है। टेबल, मैनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को गिना जा सकता है। मैनी बुक्स, बुक्स को गिना जा सकता है, लेकिन ये एक ही श्रेणी की हो। जैसे यहाँ बात हो रही है तो स्टूडेंट्स की हो रही है, टेबल है, फ्रेंड्स है, बुक्स है, इनके अलावा कोई दूसरी चीज़ प्लूरल नहीं है यहाँ पर। वहीं बात करें मच की, तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जो कि अधिक मात्रा में हो, लार्ज क्वांटिटी, मात्रा ज़्यादा हो, जिनकी संख्या ज़्यादा ना हो। यहाँ मैनी में संख्या ज़्यादा होती है। जैसे फ्रेंड्स, बुक्स, टेबल, ये संख्या में ज़्यादा है, बहुवचन है, लेकिन इन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल है। लेकिन मच की बात करें तो मात्रा अधिक है,
अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, जैसे मच शुगर, मच ट्रैफिक, मच मनी, मच टाइम। अब मनी को गिन नहीं सकते, कितना मनी पता नहीं हमें। मच वाटर, जैसे किसी व्यापारी के पास बहुत सारा धन है, कितना धन है हमें पता नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, अधिक मात्रा ज्यादा है। मच वाटर, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग होगा। तो जहाँ काउंटेबल आ जाएगा प्लूरल हो मैनी, और अनकाउंटेबल हो तो मच का प्रयोग। वहीं मोस्ट, मोस्ट का अर्थ होता है देखो अधिकतर, हम जानते हैं मोस्ट का अर्थ होता है अधिकतर और ज्यादातर। अगर मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकतर या ज्यादातर, मतलब संभावना जो है वो 50% से ज्यादा लोगों की। जैसे अधिकतर लोग बीमार है, इसका मतलब अगर वहाँ 100 लोग हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि 50 से 60 लोग बीमार है, तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग होगा। तो मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकतर या ज्यादातर के सेंस में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेल्ड, अधिकतर बच्चे फेल हो गए हैं, मतलब कक्षा में जितने बच्चे हैं लगभग आधे से ज्यादा फेल हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द सिटी इज इन डार्क, आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में, मतलब लाइट नहीं है। तो यहाँ मोस्ट ऑफ का मतलब है ज्यादातर या अधिकतर। मोस्ट का जो सबसे अधिक के अर्थ में एक और प्रयोग है डिग्री के संबंध में। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, यह सबसे ज्यादा बहुत सुंदर प्लेस है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। अगर बहुत सुंदर है तो यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग हुआ है। मोस्ट पीपल लाइक म्यूजिक, अधिकतर लोगों को म्यूजिक पसंद है, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग ज्यादातर सभी ज्यादातर, यहाँ सभी का अर्थ नहीं है, एक चीज ध्यान रखेंगे, अधिकतर तो है लेकिन सभी का भाव भी नहीं है। थोड़े बहुत ऐसे हैं जिनको कोई चीज पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को म्यूजिक पसंद है। और मोर का अर्थ होता है अधिकाधिक और ज्यादा अधिक, यहाँ मोस्टली इसका यूज तुलना के लिए किया जाता है। जैसे आई नीड मोर शुगर, मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए, मतलब जैसे हम कोई पेपर कर रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा समय की आवश्यकता है। आई हैव मोर फ्रेंड देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा मित्र हैं। तो देखिए अधिक का भाव है लेकिन इसमें तुलना भी शामिल है। तो ऐसी ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, मैनी, मोर, मच। तो इनको एक बार हमने वापस से देख लिया। बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, मैन फियर डेथ, मनुष्य को जो है वो डेथ से डर लगता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये डेथ जो है एक भाव है, अनकाउंटेबल नाउन। जब हमने जीरो आर्टिकल की बात की थी तब हमने देखा था किसी प्रकार का भाव, जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ऐसे भाव, हाइट, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इन भावों के साथ कोई भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो डेथ के साथ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और एक चीज हमने यहाँ और भी देखी थी कि मैन यदि संपूर्ण मानव जाति का रिप्रेजेंट करे, संपूर्ण मानव जाति को अगर मैन शब्द रिप्रेजेंट करे तो वहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मैन फियर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, क्या तुम्हारे पास समय है इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। तो देखिए अभी हमने देखा मैनी का प्रयोग किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए टाइम तो काउंटेबल नहीं है, हमने ये भी एग्जाम्पल लिया था पीछे, टाइम के साथ में हमने मच का प्रयोग किया था, लेकिन मच तो हमारे इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो मच ऑप्शन नहीं होने के कारण हम दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, तो यहाँ नगण्य की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ तो ये बात हो रही है कि क्या तुम अगले सप्ताह तक कर लोगे, इतना समय तुम्हारे पास है, इसका मतलब पर्याप्त समय की बात हो रही है। मोस्ट का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि मोस्ट का अभी हमने प्रयोग देखा ज्यादातर के अर्थ में प्रयोग होता है तुलना के लिए। तो यहाँ पर इनफ इज द राइट आंसर। डू यू हैव इनफ टाइम, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय है अगले सप्ताह तक इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो अभी अभी हमने मनी, मैनी, मोस्ट और इनके प्रयोग देखे थे, और देखिए एक एग्जाम्पल भी आ गया है, तो अब हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। देखते हैं हमारे छठे क्वेश्चन को। सीईटी से पूछा गया है, पिछले प्रश्न भी हमने देखे सीईटी और बीएसटीसी एग्जाम से पूछे गए हैं। टाइगर इज फियर्स वाइल्ड एनिमल, फियर्स यानी भयानक, टाइगर जो है एक भयानक जंगली जानवर है। तो देखिए जो टाइगर है, केवल एक टाइगर की बात नहीं हो रही है, सभी जो टाइगर है वो सभी एक भयानक जानवर है। तो एक जाति, संपूर्ण मानव, संपूर्ण जाति की बात हो रही है टाइगर की। तो संपूर्ण जाति के लिए हम जानते हैं द का प्रयोग होगा, किसी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द टाइगर इज, तो देखिए द वाले यहाँ दो ही ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे हमारे सामने, जो ए और ए वाले हैं। शेष जो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं दे वाले दो, उन पर विचार करते हैं। तो टाइगर जो है वह एक जंगली जानवर है, क्योंकि टाइगर केवल एकमात्र जंगली जानवर नहीं है, और भी जंगली जानवर है, लॉयन भी है, पैंथर भी है। तो टाइगर टाइगर केवल एकमात्र जंगली जानवर नहीं है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा, द टाइगर इज ए फियर्स वाइल्ड एनिमल। और ऐसे केस में आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। फ्रेंड्स ही हैज, मित्र जो उसके पास है वे सिंसियर हैं, वो सिंसियर है, गंभीर है, अच्छे व्यक्ति है। तो देखिए इसका मतलब उसके पास जितने भी फ्रेंड है वो सभी सिंसियर है। तो हम जानते हैं कि लिटिल का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। नन का अर्थ कोई नहीं की तो बात यहाँ हुई नहीं है। और मच का प्रयोग जब होता है जब लार्ज क्वांटिटी हो, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, वो है द फ्यू। और फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब जितने हैं उतने सभी,
जितने हैं उतने सभी जो उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब जितने भी मित्र उसके पास हैं वो लगभग सभी सिंसियर हैं। तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर सिंसियर। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। शुगर इज गुड फॉर अवर हेल्थ। शुगर जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या सही है? तो देखिए शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है और बार बार ये क्वेश्चन पिछले 2 PYQ सेशंस में भी आया है कि अनकाउंटेबल नाउन जब शुगर, मिल्क ऐसी चीज़ें आ जाती है तो उनके साथ किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो शुगर इज गुड फॉर अवर हेल्थ। तो 4 नंबर जो है, 0 आर्टिकल, नो आर्टिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाईकोर्ट LDC से। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो देखिए हमने जब 0 आर्टिकल की बात की थी तो वहाँ देखा था ब्रेकफास्ट, उसके अलावा लंच, डिनर, इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। मैंने 8 बजे भोजन कर लिया था या मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम हॉलीडेज पे थे, छुट्टियों पे थे, वी स्पेंट मनी। तो देखिए एक बार फिर से अभी हमने मैनी और मच और इन सब की तुलना की थी तो वहाँ देखा था कि मनी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, कितना, और उसके साथ में हमने मच का प्रयोग किया था। तो मच इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, अभी अभी हमने इसे समझा है। तो वी, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम छुट्टियों पे थे, वी स्पेंट टू मच मनी, हमने बहुत अधिक धन खर्च किया, व्यय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन यानी परंपराएं। अब देखिए यहाँ जो इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश का अर्थ यहाँ है इंग्लैंड के लोगों से, कि जो इंग्लिश, जैसे भारतीय हैं, भारत के लोग, हम इंडियन हैं, तो ये जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें इंग्लिश पीपल कहा जाता है। इंग्लिश है वो, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो अपनी परंपराओं को होल्ड किए हुए, थामे हुए। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इंग्लैंड के व्यक्तियों की बात हो रही है, एक पूरी जाति जो इंग्लैंड में निवास करती है उनकी बात हो रही है, जैसे इंडियन को रिप्रेजेंट करती है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। द इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। द 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CET शिफ्ट 1 से 2023 का प्रश्न है। ही इज नॉट ऑनरेबल मैन। वह एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं है। तो वह एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल ये तो करेक्ट आंसर है। हमने जब प्रयोग करते हैं ऑनेस्ट, ऑनरेबल, तो इनके आगे एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये उसका उच्चारण ऑनरेबल है, ये वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो एन का प्रयोग हो जाएगा। ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। वह एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं है। किसी विशेष ओहदे और पद की बात नहीं है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा और एक के अर्थ में एन का प्रयोग हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्थी। देखिए यहाँ बनानाज की बात नहीं हो रही है, प्रतिदिन खाना है, लेकिन बनानाज नहीं खाना है, बनाना खाना है। एक बनाना की बात हो रही है। तो ईट ए बनाना, एक केला प्रतिदिन खाइए। तो टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, आपको प्रतिदिन स्वस्थ रखने के लिए आप एक बनाना खाइए। तो ए इज द राइट आंसर। ईट ए बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। क्वेश्चन 14। देयर इज मिल्क इन द ग्लास। वहाँ ग्लास में मिल्क है। यू कैन यूज इट टू मेक टी, और जिससे तुम चाय बनाने में काम ले सकते हो। इसका मतलब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का प्रयोग होता है, हम जानते हैं। तो लिटिल के यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब इन दोनों ऑप्शन पे विचार करें तो लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, हम जानते हैं लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, इतना के बराबर। लेकिन यहाँ पर तो इतना दूध है कि चाय बन सकती है, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। इतना पर्याप्त दूध है कि आप उसका चाय बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो ए लिटिल इज द करेक्ट आंसर। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वी कांट मेक टी, हम चाय नहीं बना सकते हैं। देयर इज मिल्क लेफ्ट, बिल्कुल भी दूध नहीं बचा है। इसका मतलब यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हो जाएगा कि न के बराबर दूध बचा है। नगण्य, अभी अभी हमने देखा लिटिल का प्रयोग नगण्य के अर्थ में किया जाता है कि बिल्कुल भी दूध नहीं बचा है। तो इस इतना दूध भी नहीं है कि चाय बन सके, न के बराबर है। तो लिटिल इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से CET शिफ्ट 2 से। देयर वर पीपल ऑन द बीच, वहाँ पर बीच पर कुछ लोग थे। सो वी वर नॉट कम्प्लीटली अलोन, इसलिए हम पूरी तरह से अकेले नहीं थे। इसका मतलब बीच पे लगभग बहुत ही कम ही लोग थे, लेकिन इतने थे कि हम अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। तो फ्यू के अर्थ में, क्योंकि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल का नाउन के अर्थ में हो जाता है। फ्यूएस्ट एक डिग्री है, मतलब बिल्कुल कम। फ्यूअर मतलब होता है अल्पता, न्यूनता। तो यहाँ अल्पता की बात नहीं हो रही है, इतने लोग तो है कि हम अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ लोगों की मौजूदगी है। तो ए फ्यू इज द राइट आंसर, कि वहां पर इतने लोग पर्याप्त थे कि हम अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। इट वॉज विंडी मॉर्निंग, यह एक हवादार सुबह थी। देखिए हवा सुबह एक ही है हवादार, रोज रोज की बात नहीं हो रही है।
केवल मॉर्निंग होता तो हमारे यहाँ जीरो आर्टिकल कर देते, लेकिन उनके पीछे पहले विंडी आ गया है, विशेषता आ गई है उसकी। तो इट वॉज ए विंडी मॉर्निंग, यह एक हवादार सुबह थी। तो ए के हमारे पास दो ही ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन पे हम कट लगा देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बट दे स्टिल हायर्ड बोट, लेकिन फिर भी उन्होंने बोट किराए पे ली। देखिए बहुवचन नहीं है, बोट्स नहीं है, इसका मतलब आर्टिकल ए का प्रयोग हो सकता है, और किसी विशेष नाव की बात नहीं हो रही है, एक ही नाव ली उन्होंने किराए लिए, तो ए इज द राइट आंसर। अब बोट तो काउंटेबल नाउन है, तो जीरो आर्टिकल का तो प्रयोग यहाँ होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हम काट ही देते हैं। लगभग हमारे पास राइट आंसर आ चुका है, लेकिन हम फिर भी आगे विचार करते हैं। एंड वेट फॉर ए सेल, और उन्होंने एक सेल के लिए इंतजार किया, वेंट फॉर ए सेल, और वो तैरने के लिए उस नाव के अंदर आगे चले गए, सेलिंग के लिए चले गए। अलोंग द कोस्ट, वो जो तट था उसके किनारे के रहे, उसी उस विशेष तट की बात हो रही है जहाँ वो मौजूद थे, क्योंकि द हम जानते हैं कि दैट और दिस का कमजोर रूप होता है। तो इट वॉज ए विंडी मॉर्निंग बट दे स्टिल हायर्ड ए बोट एंड वेंट फॉर ए सेल अलोंग कोस्ट, उन्होंने विंडी मॉर्निंग होने के बावजूद भी एक नाव किराए पे ली और वो एक तैराकी के लिए तट के पास पास चले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फ्रेंड्स आर बिजी टू नाइट, मेरे मित्र आज व्यस्त हैं। तो देखिए बहुवचन है, साफ साफ दिख रहा है। मोस्ट का प्रयोग होता है अधिकतर, तो मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है। नन की यहाँ बात नहीं हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स बिजी है, ऐसा नहीं लिखा कि कोई भी फ्रेंड बिजी नहीं है, तो नन ऑफ आ जाता, तो इस प्रश्न को हम काट सकते हैं। कुछ मेरे मित्र बिजी हैं, ये देखते हैं आगे समझते हैं। खालिस्तान, आगे देखते हैं। ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम द नेक्स्ट डे, ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ अगले दिन की परीक्षा के लिए लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कुछ के भाव में हम जानते हैं सम का प्रयोग होता है, अधिकतर का नहीं कहा यहाँ, मोस्ट ऑफ भी आ सकता है। तो ये दो ऑप्शन फिलहाल हमें सबसे ज्यादा सही लग रहे हैं। कुछ अगर नन बिल्कुल भी कम लोग न के बराबर तैयारी करें, ऐसा भाव यहाँ आ नहीं रहा है, तो इस ऑप्शन को भी हम काट सकते हैं। अब दो ऑप्शन हमारे साथ में, मेरे कुछ मित्र बिजी हैं, उनमें से कुछ जो है अगले दिन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बट ऑफ देम वर स्टिल रेडी टू पार्टी, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी तैयार जो है पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए सम का यहाँ पर वापस बावर है। एंड सो फार ऑफ देम हैव कंफर्म, और कुछ कम देखिए, कुछ फ्रेंड बिजी हैं आज, उनमें से कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पार्टी के लिए तैयार हो गए हैं, और कुछ जो है उन्होंने हाँ कर दिए, तो फ्रेंड्स का डाइवर्जन हो गया है। तो इसका मतलब मेरे सभी मित्र आज बिजी हैं, उनमें से जो मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स अधिकतर जो मित्र हैं, मोस्ट ऑफ जो मेरे मित्र हैं वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कुछ मित्र उनमें से पार्टी के लिए तैयार हैं, और उनमें से नन ऑफ देम हैव कंफर्म, और किसी ने भी उनमें से हाँ नहीं किया है। इसका मतलब मेरे लगभग सभी मित्र व्यस्त हैं, और उनमें से किन्हीं भी मित्रों ने हाँ नहीं किए। ऑलमोस्ट सम नन ये राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहले हमने इन दो ऑप्शन को कट किया, फिर इन ऑप्शन को दोनों को अलग अलग रख के देखा, तो हमारा सेंस जो है कंप्लीट हो गया कि हमारे सभी मित्र बिजी हैं, उनमें से कुछ मोस्ट ऑफ अधिकतर फ्रेंड एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, उनमें से कुछ जो है उन्होंने पार्टी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है। तो पहले ही अगर हम कुछ से शुरुआत करते तो फिर सभी तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका मतलब सभी से शुरुआत होकर के और हम नन तक पहुंचे हैं, ये एक स्टेप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन CET 10+2 शिफ्ट 2 से, वुड यू लाइक टू हियर, क्या आप सुनना पसंद करेंगे, स्टोरी कहानी। तो देखिए एक कहानी पसंद सुनना पसंद करोगे, सीधी सी बात है, स्टोरी के आगे जीरो आर्टिकल तो लगेगा नहीं, तो इस ऑप्शन को हम पहले ही काट देते हैं। किसी विशेष कहानी की बात नहीं हो रही है, तो द का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो विकल्प बच जाते हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। क्या आप एक कहानी सुनना पसंद करेंगे, तो ये तो दोनों के अंदर है। अबाउट द इंग्लिशमैन, द आयरिशमैन, अब देखिए यहाँ पूरी प्रजाति की बात नहीं हो रही है कि इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश मैन बहुवचन भी नहीं है, देख लीजिए, इंग्लिश MEN नहीं है, ये MAN है, यानी एक वचन है। तो क्या आप एक अंग्रेज आदमी, एक इंग्लैंड आयरिश आदमी और एक स्कॉटिश आदमी के बारे में सुनना पसंद करेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इंग्लिश मैन है, देखिए यहाँ पर ये वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा एक के अर्थ में। आयरिश मैन ये भी वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो एन का प्रयोग हो जाएगा। और स्कॉटिश मैन जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। तो ANNA इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली वॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट, दिल्ली जो है वो पिछली रात को लाइट वहां पर नहीं थी, बिना लाइट की थी। तो देखिए कुछ ऑप्शन हमारे पास में है, ईच ऑफ कर देता है प्रत्येक, तो बहुत सारे कोई शहरों की बात नहीं हो रही, व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक का भाव यहाँ पर नहीं है। वन ऑफ मतलब एक दिल्ली, ऐसा तो है नहीं, दिल्ली हमारे पास वैसे भी एक ही है। देखिए यहाँ पर मैनी का अर्थ होता है बहुत से, मैनी का अर्थ होता है बहुत से, प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए प्लूरल तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि दिल्ली एक ही सिटी है,
और अभी अभी हमने मोस्ट ऑफ का एक प्रयोग देखा था, जहाँ मोस्ट ऑफ का अर्थ था अधिकतर। तो मोस्ट ऑफ इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ दिल्ली वॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट, यानी कि जो दिल्ली, अधिकतर दिल्ली थी, अधिकतर दिल्ली का 50% से ज़्यादा जो पोर्शन था वो पिछली रात को बिना लाइट के था। तो मोस्ट ऑफ इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद लिटिल पेशेंस, थोड़े धैर्य के साथ, यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यानी बाधा। थोड़े से धैर्य के साथ आप इस बाधा को पार कर सकते हैं। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की जरूरत भी नहीं है और बहुत कम की भी जरूरत नहीं है। किसी विशेष लिटिल है जो आर्टिकल, तो हम जानते हैं लिटिल के पहले ए और द का प्रयोग होता है। अगर केवल लिटिल हो तो इसका अर्थ होता है नगण्य। ए का अर्थ होता है कि थोड़ा बहुत आवश्यकता है उतना, और द का अर्थ अगर पहले लग जाए द लिटिल, इसका मतलब जितना है वो सभी। तो यहाँ पर तो थोड़े की बात हो रही है कि थोड़ा सा धैर्य हो तब भी आप इस बाधा को पार कर सकते हैं। विद ए लिटिल पेशेंस यू विल एबल टू अक्रॉस दिस ऑब्स्टेकल। थोड़ी से भी धैर्य के साथ आप इस बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। क्वेश्चन 22 की बात कर लेते हैं। ऑफ वॉट ही सेड वॉज वेरी सेंसिबल। जिसने जितना भी उसने कहा वो सेंसिबल है, यानी उसका कुछ भाव है, कुछ महत्व है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा जितना भी कुछ कहा, अधिकतर या ज्यादातर। तो देखिए फ्यू का अर्थ जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, या किसी काउंटेबल का नाउन हो नहीं रहा है, वैसे भी फ्यू के पहले ये लग चुका है। मैनी का प्रयोग जो है वो प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सच का मतलब ऐसा कुछ का यहाँ भाव हो नहीं रहा। और हमने मच को देखा था, मच ऑफ अधिकतर। मच का अर्थ अधिक मात्रा या क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी यानी जितना कुछ भी कहा है उसने लगभग, वो सारा सेंसिबल भाव रखता है, और जो कहा है वो अनकाउंटेबल ही है। तो जो भी उसने कुछ कहा है, मच ऑफ व्हाट ही सेड मेक वह वॉज वेरी सेंसिबल। तो मच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन एग्जाम से पूछा गया है। इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। उस जो भी सूचना उसके पास है वो रिलायबल नहीं है। उसका कुछ मतलब ज़्यादा गंभीर सेंस नहीं है, कोई भाव नहीं है, उसका महत्व नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। रिलायबल का जो सही अर्थ है भरोसेमंद। उसके पास जो सूचना है वो ज़्यादा भरोसेमंद तो नहीं है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास में एक तो मैनी है, लेकिन मैनी का अर्थ होता है अधिक के अर्थ में, यानी कि बहुत सी जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। अब अधिक के लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है, और मैनी हम जानते हैं काउंटेबल नाउन है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शन बचते हैं। वो एक लिटिल ही है केवल हमारे पास में, क्योंकि फ्यू का अर्थ भी काउंटेबल नाउन के अर्थ में किया जाता है, जो थोड़ा बहुत है कुछ के अर्थ में। तो हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन इन्फॉर्मेशन के लिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, लिटिल और द लिटिल। अब इन दोनों पे विचार करते हैं। तो देखिए लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है कि जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो भरोसेमंद नहीं है। इसका मतलब जितनी भी जानकारी उसके पास है वो पर्याप्त भरोसेमंद नहीं है। द लिटिल इज द करेक्ट आंसर। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास यहाँ दो ही ऑप्शन है, लिटिल और द लिटिल, और जितनी भी सूचना उसके पास है वो रिलायबल यानी भरोसेमंद नहीं है। क्वेश्चन 24 को देखते हैं। ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन। जो सेक्रेटरी जो है माननीय, वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विस, वो है जिसे उसके सेवा के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। एक ऑनरेरी जो सेक्रेटरी, माननीय सेक्रेटरी है, वो व्यक्ति होता है जिसे उसकी सेवा के लिए भुगतान नहीं किया जाता। तो देखिए एक का अर्थ यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, किसी विशेष सेक्रेटरी की बात नहीं हो रही है, सम्मानित कोई भी हो सकता है। तो एक के अर्थ में ऑनरेरी, हम जानते हैं कि ऑनरेरी जो है वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। तो एन ऑनरेरी सेक्रेटरी, एक सम्मानीय जो सेक्रेटरी है उसे उसकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता। क्वेश्चन 25 को देख लेते हैं। प्लीज़ पास मी मोर शुगर। तो देखिए कृपया मुझे शुगर जो है पास करिए, मतलब मुझ मेरी तरफ सरकाइए या दीजिए। तो देखिए प्लीज़ हम जानते हैं जब हमने सम का प्रयोग पढ़ा था, तो रिक्वेस्ट या निवेदन जब हमने किया था, और जहाँ पर हमारा अपेक्षित उत्तर हाँ हो, निवेदन के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जो हमारा पहला और दूसरा PYQ था वहाँ पर भी इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न आए थे। तो सम इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्लीज पास मी सम मोर शुगर। क्वेश्चन 26 को देख लेते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। परीक्षा के दौरान अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो नोट्स एक्सचेंज करते हुए पाए गए परीक्षा के दौरान। तो देखिए मच का प्रयोग जो हमने देखा था, लार्ज क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन।
तो देखिए स्टूडेंट्स तो काउंटेबल नाउन है, तो मच का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट के साथ फिर ऑफ नहीं लगेगा, एक मतलब अनमैच्ड कंट्राडिक्ट है ये। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, लगभग, सभी के अर्थ में, ऑल के अर्थ में एवरी का प्रयोग किया जाता है। एवरी का जब हमने प्रयोग देखा था तो वैसे तो इसका प्रत्येक होता है, लेकिन ऑल का भाव इसके अंदर होता है, सभी का भाव। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स, तो सभी विद्यार्थियां नहीं होगा, सेवरल इज द करेक्ट आंसर। सेवरल का अर्थ हम जानते हैं कई, और एक ही श्रेणी का हो, तो श्रेणी यहाँ पर एक ही है, सभी स्टूडेंट्स ही हैं, और बहुवचन भी है, तो अधिकतर, ज़्यादातर, सेवरल का अर्थ भी होता है बहुत से, तो बहुत से एक ही श्रेणी के स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पाएंगे। तो सेवरल इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 27 को देख लेते हैं। पेन विल डू, पेन जो है वो डू यानी काम करेगा। तो देखिए मैनी का अर्थ होता है कई, बहुवचन तो यहाँ पेन्स तो है नहीं, पेन्स यहाँ पर नहीं है। मच का अर्थ होता है अधिक मात्रा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं है, पेन तो काउंटेबल हम जानते हैं। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, और पर्याप्त का यहाँ भाव है नहीं, पर्याप्त पेन मतलब इनफ नहीं है, तो एक ऑप्शन बचता है एनी। एनी का अर्थ होता है हम जानते हैं कुछ या कोई, तो एनी पेन विल डू, कोई भी का पेन होगा तो भी चलेगा, वो भी काम करेगा, चाहे हमें कोई भी पेन दे दो। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। आई विल नॉट सैंक्शन यू लोन दिस ईयर, मैं तुम्हें इस साल लोन सैंक्शन नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पर नॉट आ गया है, तो हम इन ऑप्शन के अंदर जानते हैं एनी का इज द राइट आंसर, नकारात्मक वाक्य है, तो आई विल नॉट सैंक्शन यू एनी लोन दिस ईयर, एनी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, आई विल नॉट सैंक्शन एनी लोन दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज नोटिस से, जो नोटिस है ये क्या कह रहा है, तो देखिए दोज और दीज इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, तो नोटिसेस बहुत सारे, कोई नोटिसेस की बात तो हो नहीं रही है, बहुवचन यहाँ पर नहीं है। और सम का अर्थ होता है कुछ, यह कुछ नोटिस क्या कह रहा है ऐसा नहीं है। दैट का अर्थ होता है वह, दूर है और एक वचन है, तो वह जो नोटिस लगा हुआ वो क्या कह रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, सॉरी दैट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। व्हाट डज दैट नोटिस से, तो दैट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे आज के इस तीसरे पीवाईक्यू सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। वी कैन नॉट गिव लैला लिफ्ट, हम लैला को लिफ्ट नहीं दे सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, लिफ्ट जो है कुछ लिफ्ट नहीं दे सकते हैं ऐसा नहीं होता, हम उसे एक लिफ्ट नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। लिफ्ट जो हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वी कैन नॉट गिव लैला ए लिफ्ट, हम लैला को जो है एक लिफ्ट नहीं दे सकते, हम लैला को लिफ्ट नहीं दे सकते। इस प्रकार से हम 3 PYQ सेशंस में हमारे डिटर्मिनर्स को कम्प्लीटली समझ चुके हैं। हर सेशन में हमने 30 क्वेश्चन लिए, टोटल 90 क्वेश्चन के अंदर हमने डिटर्मिनर्स के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए हैं वो समझने का प्रयास किया है। लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हमने टच कर दिया है, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, RPSC के विभिन्न एग्ज़ाम, BSTC और CET, साथ में महिला पर्यवेक्षक के भी सवालों को हमने यहाँ पर समझा, किस प्रकार का एग्ज़ाम का लेवल है वो भी देखा। तो अगर हम हमारे डिटर्मिनर के जो 2 क्लासेस में हमने डिटर्मिनर पूरा कर दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके बाद में अगर हम तीनों PYQ सेशंस हमारे डिटेल के अंदर हम समझे और उनका अभ्यास करें, तो डेफिनेटली डिटर्मिनर से संबंधित हमारा परीक्षा में कोई भी सवाल से गलत नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगली क्लास में, जिसमें हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे टेंस, और टेंस के साथ हम हमारे जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप डिटर्मिनर को समझिए और इसके PYQ सेशन को हल करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।